बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे। आगाज करते हैं उस खबर से जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं इस वक्त। वेनेजुएलियन सदर के साथ क्या कुछ हो रहा है। गुज़िश्ता रोज वेनेजुएला के सदर और उनकी अहलिया न्यूयॉर्क की विफाकी अदालत में पेश किया गया उनको, और वहां न्यूयॉर्क की अदालत ने वेनेजुएला के सदर पर फर्द जुर्म आयद कर दी। सदर माडोरो का सेहत जुर्म से इनकार। वेनेजुएला के सदर माडोरो ने अदालत में कहा कि मैं खुद को जंगी कैदी समझता हूं, मुझे क्राकस में मेरे घर से अगवा किया गया, मैं बेगुनाह हूं, यहां लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद हैं। माडोरो की अहलिया ने भी कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। जज ने समाअत के बाद अगली तारीख लंबी दे दी। केस की समाअत अब 17 मार्च को होगी। जी हां, और वेनेजुएला के सदर और उनकी जो अहलिया हैं उनको ब्रुकलिन की एक हिरासती मरकज से न्यूयॉर्क के इलाके मैनहट्टन की अदालत मुंतकिल किया गया और उन्हें सख्त सिक्योरिटी में हेलीकॉप्टर के जरिए अदालत लाया गया। मनाजिर भी आपने देखे होंगे। जबकि अदालत से गाड़ी पर ब्रुकलिन जेल मुंतकिल किया गया। फिर उन्हें इससे पहले मादुरो को इंसदादे मनशियात की जो अमरीकी अदारा है DEA के एहलकार जो हैं उनकी निगरानी में ले जाया गया। वो ऐसे लिबास में नजर आए हमें कि जो कैदियों की यूनिफॉर्म टाइप लग रही थी। इस दौरान वेनेजुएला के सदर हल्का सा लंगड़ाते हुए भी हमें दिखाई दिए। और दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास हुआ जिसमें वेनेजुएला पर अमरीकी फौजी कार्रवाई ज़ेर बहस आई और चीन, रूस और वेनेजुएला का सख्त रद्द अमल भी सामने आया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने वेनेजुएला पर अमरीकी जो हमला है उसको बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया और इजलास में अंतोनियो गुतेरेस का जो बयान है उसको भी पढ़कर सुनाया गया। अंतोनियो गुतेरेस ने यह कहा कि वेनेजुएला में फौजी कार्रवाई में आलमी क़वानीन की पासदारी नहीं की गई और रियासतों की खुद मुख्तारी, सियासी आज़ादी और इलाकाई जो सालमियत है उसके उसूलों का एहतराम करना लाजिम है। धमकी या फिर ताकत के इस्तेमाल पर जो पाबंदी है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इजलास में अमरीका ने वेनेजुएला में फौजी कार्रवाई का दिफा किया और जो अमरीकी मंदूब हैं उनका ये कहना था कि जो मादुरो हैं और उनकी अहलिया हैं उन पर संगीन इल्ज़ामात हैं। और अमरीकी मंदूब ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि जो वेनेजुएलियन सदर हैं वो धांधली ज़दा इंतखाबात के जरिए इख्तिदार में आए और गैर कानूनी सदर थे और उनके मनशियात और जो असलहे के ताजर होने के शवाहिद जो हैं वो नाकाबिले तरदीद हैं। माडोरो ने ईरान और हिजबुल्लाह के साथ खुफिया और बदनीयती पर मबनी ताउन किया। उन पर मंशियात के ताजर के तौर पर मुकदमा चलाया जा रहा है। वेनेजुएला के मंदूब ने अमरीकी कार्रवाई को खुली जारहियत करार दिया और कहा कि अमरीका ने मुल्क की खुद मुख्तारी पामाल और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की है। सलामती काउंसिल अमरीकी इक़दामात के खिलाफ फौरी कार्रवाई करे। रूस ने वेनेजुएला के सदर और उनकी अहलिया की फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। रूसी मंदूब ने कहा कि अमरीका ने ताकत के जरिए हुकूमत की तब्दीली की खतरनाक मिसाल कायम कर दी है। चीन ने वेनेजुएला के खिलाफ अमरीका की यकतरफा, गैर कानूनी और धौंस पर मबनी इक़दामात की शदीद मजम्मत की है। चीनी मंदूब ये कहते हैं कि अमरीका ने वेनेजुएला की खुद मुख्तारी और सलामती को बुरी तरह से पामाल किया है। सलामती काउंसिल इजलास में पाकिस्तान के कायम मकाम मंदूब उस्मान जदून ने कहा कि यकतरफा फौजी कार्रवाइयाँ अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और बैनुल अक़वामी असूलों की खुली खिलाफ वर्जी है। ऐसी खिलाफ वर्जी कानूनी निज़ाम को कमज़ोर और तवील अदम इस्तेहकाम को जन्म दे सकती हैं। दुनिया मुतादिद बहरानों से नबर्द आज़मा है। ऐसे में कैरेबियन खित्ते में अदम इस्तेहकाम आलमी अमन के लिए संगीन खतरा है। फरीकैन को जो है तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए और कशीदगी में कमी लानी जानी चाहिए। सालसी की मुखलिसाना कोशिशों को मौका दिया जाना चाहिए। जी हाँ, और उधर अमरीका के वेनेजुएला पर हमले के खिलाफ और सदर के हक में दुनिया भर में मुजाहरे हो रहे हैं। इसका कल भी हमने जिक्र किया। न्यूयॉर्क और वेनेजुएला में लोग सरापा एहतजाज दिखाई दिए। मादुरो की जो पेशी है उससे पहले भी न्यूयॉर्क की अदालत बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए और एहतजाज भी उनकी जानिब से किया गया। दुनिया भर में मुजाहरे किए जा रहे हैं। देखते हैं कि आगे सूरत हाल क्या बनती है। अब जरा कुछ बात कर लेते हैं उस बड़ी अपडेट की जो कल हमने आपके साथ शेयर की थी। कराची को बड़ी तबाही से जिस तरह से बचाया गया और जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी बड़ी कार्रवाई हुई जिसमें कराची में दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा मंसूबा जो था उसे नाकाम बना दिया गया। 3 दहशतगर्द जलील अहमद और फरीद, नियाज कादिर और किंग और हमदान और फरीद को गिरफ्तार किया गया। और सीसीडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो सीसीडी हुकाम है उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दहशतगर्दों ने ट्रक में बारूद भर के सिविलियन अहदाफ को निशाना बनाने की जो प्लानिंग है वो की हुई थी और इस मकसद के लिए बल्दिया रईस गोट में एक मकान किराए पर हासिल कर रखा था। और DIG CTG ने यह भी कहा कि जो इब्तदाई तहकीकात हैं, जो इनिशियल रिपोर्ट है उसके मुताबिक धमाका खेज मवाद अफगानिस्तान से अंदरूने बलोचिस्तान और फिर वहां से कराची लाया गया और दहशतगर्द नेटवर्क के जो ताने बाने हैं वो फितना उल हिंदुस्तान और BLA से मिले हैं।
दहशत गर्दों के ठिकाने से जो चीज़ बरामद हुई हैं उसमें एक अदद मजदा ट्रक जो एक्सप्लोसिव से भरा हुआ और तैयार था, जिसको मौका से कब्जा में लिया गया। 30 से ज़ायद प्लास्टिक के बड़े ड्रम जिसमें एक्सप्लोसिव था। 5 सिलेंडर जैसे सीएनजी की गाड़ियों के फुल साइज बड़े सिलेंडर होते हैं जो एक्सप्लोसिव से भरे हुए हैं। 2000 किलोग्राम से ज़ायद बारूदी मवाद, प्राइमर कार्ड्स, डेटोनेटर जो मुख्तलिफ इकसाम के हैं, इन तमाम की बरामदगी कर ली गई है। दहशतगर्द मुलजमान ने इंकशाफ किया कि उनकी वाबस्तगी कमांडर बशीर ज़ेब नेटवर्क जो कि कल अदन तंजीम BLA और मजीद ब्रिगेड फितना अल हिंदुस्तान से है। और इसके साथ साथ बात करेंगे पाक चीन मुश्तरका एलामिये की जो कि जारी कर दिया गया है। सीनियर सहाफ़ी कामरान यूसुफ के मुताबिक पाक चीन वज़राए ख़ारजा के स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात के 7वें दौर के इख्तिताम पर जारी होने वाले एक मुश्तरका एलामिये में पाकिस्तान और चीन ने अफगान तालिबान को एक मजबूत और मरबूत पैगाम देते हुए मुतालबा किया है कि वो अफगान सरजमीन से काम करने वाली तमाम दहशतगर्द तंजीमों के खात्मे के लिए वाज़े और काबिल तस्दीक इक़दाम करे और इस बात को यकीनी बनाए कि उसकी सरजमीन किसी भी हमसाया मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न हो। फरीकैन ने अफगान मामले पर करीबी राब्ते और हम आहंगी बरकरार रखने और आर्मी बिरादरी के साथ मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया है ताकि अफगान हुकूमत को एक जामे सियासी ढांचा बनाने, मुतदिल पॉलिसियां अपनाने, तरक्की पर तवज्जो मरकूज करने और खुशगवार हमसायगी बरकरार रखने और अफगानिस्तान की मुस्तहकम तरक्की और आलमी बिरादरी में शमूलियत में तामीरी किरदार अदा करने की तरगीब दी जा सके। दोनों ममालिक के दरमियान CPAC समेत मुश्तरका मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर इत्तफाक किया गया है। इसी पर हमने बात करनी है। जी हाँ, इसी पर हमने बात करनी है। ज्वाइन कर चुके हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये जो इतनी बड़ी तबाही से कराची को बचाया गया और फिर ये जो नेटवर्क है इसके ताने बाने जो है फितना उल हिंदुस्तान से और BLA से मिलना, क्या कहेंगे इस पर आप? जी हाँ, देखें कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट है उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इतना मैसिव क्वांटिटी का एक्सप्लोसिव था और जिस तरह के ड्रम्स थे, सिलेंडर्स थे, ये नॉर्मली यूज यही होते हैं और डेटोनेटिंग कार्ड्स वगैरह भी थे और जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट करके मैनेज करके ले आए थे और सब्सिक्वेंटली कराची में अगर ये यूज होता तो इससे बड़े मैसिव इम्पैक्ट बड़ा सीरियस होना था, कैजुअलिटीज होनी थी। लेकिन हमें ये क्रेडिट देना चाहिए हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज, मेनली इट इज इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, जो सर्वेलेंस कर रही थी, मॉनिटर कर रही थी और एप्रोप्रिएट टाइम पे इस पे रेड किया गया और उसको वहाँ पे ये चीज़ें सारी पकड़ी गई और फिर जो इसके लोग इन्वॉल्व थे टेररिस्ट 2 वो भी पकड़े गए हैं। अब इसमें देखें लिंक तो सारा बनता है अफगानिस्तान से, क्योंकि फितना उल हिंदुस्तान का जो बेस है वो अफगानिस्तान है। और अब जो रिसेंट रिपोर्ट आई है यूनाइटेड नेशन एनालिटिक्स मॉनिटरिंग टीम की कि उनका जो प्रेजेंस है निमरोज में 2 इनके वहाँ पे वो ट्रेनिंग कैंप्स है, हेलमंड में भी बेसिस हैं, फिर कंदहार में एना और मेना एक जगह है, वहाँ पे पुराना काफी अरसे से वहाँ पे इनका समझ लें कि सॉर्ट ऑफ कमांड हेडक्वार्टर है। मेन लीडरशिप वो काबुल में है, बशीर ज़ेब वगैरह जो है वो वहाँ पे है। और फिर इसके बाद देखें ये ब्रास है। लेकिन आप देखें कि पिछले साल जो है कि जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए हैं बलोचिस्तान में 50,000 प्लस ऑपरेशन हुए हैं और बहुत कामयाबी के साथ हुए और हम इजीली कह सकते हैं हमने सिक्योरिटी फोर्सेस ने दुश्मन की जो BLA मजीद ब्रिगेड है या BLF है, ब्रास या ओवरऑल है, उनकी कमर इसलिए तोड़ी है। 2 बड़े हाई प्रोफाइल जो वैल्यू कमांडर्स थे वो मारे गए। एक कैप्टन रहमान गुल था वो हेलमंड में मारा गया, वो डिप्टी कमांडर था ब्रास का। और सुसाइड जो मजीद ब्रिगेड की प्लानिंग सारी वही करता था। और सेकंड एक और था मुल्ला अमीन था, ये BLA का फतेह स्क्वाड का कमांडर था, वो भी वहां पे मारा गया। और सब्सिक्वेंटली आपने देखा होगा जो ऑपरेशंस डेरा बुक्ती में हुए हैं, कोलू में हुए हैं और इसके अलावा मस्तूंग में, कल्लात में और जहरी में, तुरबत में, अवरान में बड़े सक्सेसफुल ऑपरेशन हुए हैं। लेकिन ये है कि कंक्लूजन ये है कि जो बेस है वो अफगानिस्तान है और अफगानिस्तान से ये दे मैनेज, क्योंकि 2641 किलोमीटर बॉर्डर है पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ और उसमें बलोचिस्तान का 1268 किलोमीटर का बॉर्डर बनता है। तो वो स्टिल बहुत बड़ा बॉर्डर है। इसको पाकिस्तानी उस बॉर्डर को मॉनिटर कर रहे हैं, अफगान तो नहीं कर रहे, अफगान तो फैसिलिटेट कर रहे हैं।
सो इट इज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल ईच एंड एवरी आप कोने को आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं, तो इस तरीके से ये दाखिल हो सकते हैं। फिर ईरानियन बॉर्डर सिस्तान बलूचिस्तान से भी, वहां से भी ये दाखिल होते हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं ओवरऑल बहुत बड़ी कामयाबी थी, एक बड़ा वाज़ेह मैसेज गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसी जहां पाकिस्तान में अलर्ट है। राइट, तो ब्रिगेडियर साहब ये जो एलामिया जारी किया गया है अब मुश्तरका चीन और पाकिस्तान की जानिब से, इसमें बहुत पुरजोर मुतालबा किया गया है कि अफगानिस्तान जितनी भी ये दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको बंद करे। आपको क्या लगता है कि इसका कितना असर होगा? जी हाँ, बहुत देखिए चाइना इज ए इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर है इसमें, रीजन के अंदर भी है, क्योंकि देखिए चाइनीज इंटरेस्ट में भी स्ट्राइक्स अटैक्स हो रहे हैं। और अब आप देखें कि बेसिकली फितना और हिंदुस्तान का मकसद तो सी पैक और चाइनीज को टारगेट करना है। सो इसके पीछे तो इंडिया भी शामिल है। तो अब फैसिलिटेशन अफगान तालिबान रजीम कर रहा है, और यकीनन और भी ताकतें हैं, वो नहीं चाहते बलूचिस्तान में डेवलपमेंट हो, गवादर आपका डेवलप हो, और इसके लिए ये अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। और इवन जो बशाम में हमला हुआ है, जो दस्सू में हमला हुआ है चाइनीज पे, उसके भी ताने बाने अफगानिस्तान से एस्टेब्लिश होते हैं। ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है जो स्पेसिफिक चाइना है, शिंजियांग प्रोविंस के लिए है, वो अफगानिस्तान में बैठी हुई है। तो फैसिलिटेशन वहाँ, तो दैट्स वाई देखें कि चाइना ने जो अभी बात की है, इम्पोर्टेंट एक पावरफुल कंट्री है दुनिया में, तो उन्होंने ये पहले तो ये है कि उन्होंने पाकिस्तान के स्टांस को इंडोर्स किया है, और सेकंड उन्होंने ये कहा है कि अफगान तालिबान रजीम की वेरीफाइबल जो है ऐसे कदम उठाए जो सबको नजर आए कि वो उनको डिसमेंटल करें। और तो मेरे ख्याल में बड़ा वाज़ेह मैसेज किया। फिर चाइनीज ने पास्ट में कोशिश भी की थी, अगर आपको याद हो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी चाइना भी अफगानिस्तान भी गए थे, और इसी तरीके से बीजिंग में पाकिस्तानी जो फॉरेन मिनिस्टर थे और मुत्तकी और वांग यी की मुलाकात कुछ अर्सा पहले भी हुई थी। चाइनीज एलिस ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान के अंदर भी है, और अफगानिस्तान तालिबान रजीम को उन्होंने रियलाइज कराया है कि उनकी सर्वाइवल अगर इस तरह के ममालिक के साथ सपोर्ट नहीं होगी तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। मेरा ख्याल में होपफुली कि वो इनका इन्फ्लुएंस जरूर कुछ ना कुछ काम करे। अच्छा, तो ब्रिगेडियर साहब, आपको लगता है वाकई कि अफगानिस्तान इस हवाले से सोचेगा या इस तरह की कोई कार्रवाई की जाएगी? अभी कुछ अर्सा कबल ही एक बच्ची जिसकी ज़हन साजी सोशल मीडिया के थ्रू की जा रही थी, वो भी हम सबके सामने आई। फिर ये जो एक मैसिव जो प्लान तैयार किया गया था, इतने बड़े पैमाने पर जो तबाही होनी थी, जिससे डेफिनेटली हमारे इदारों ने बरवक्त कार्रवाई की और उसे बचा लिया। और फिर बाद में जो सूरत हाल अब बन रही है, इससे कबल ये माहौल था कि मुज़ाकरात चल रहे थे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, और उनके भी रुकने की वजह यही थी कि अफगानिस्तान जो है वो तैयार नहीं था अपने अंदर ही कार्रवाई करने के लिए, और ऐसी जो तंजीमें हैं जो वहाँ से ऑपरेट कर रही हैं, जो वहाँ से काम कर रही हैं, उन्हें रोकने के लिए। तो आगे की कुछ सूरत हाल में होश के नाखून लेता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, या फिर जवाब फिर पाकिस्तान की तरफ से जाएगा? देखिए तैयार तो अभी भी नहीं है। बेसिकली वो अफगान तालिबान रजीम देखें, ये जो फितना और ख्वाहिश है, फितना और हिंदुस्तान एज ए लेवरेज के तौर पे यूज करता है टू प्रेशराइज पाकिस्तान। नाम निहाद इस्लाम है, अगर शरीयत की बात होती, इस्लाम की बात होती तो ये कभी होने देते नहीं, लेकिन ये फैसिलिटेशन वो कर रहे हैं, उनके मकासद इसमें हैं, और जिस तरीके से उनकी क्लोज कोऑर्डिनेशन है। देखिए फितना और ख्वाहिश के साथ तो सेम आइडियालॉजी है, बहुत कोऑर्डिनेशन है, और उसमें वो समझते हैं हम एक हैं, देयरफॉर उसमें कोई चांस नहीं है। सिमिलरली ये फितना और हिंदुस्तान को इसलिए फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनके मकासद हासिल हो रहे, पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है, पीछे से इंडिया है और भी ताकतें हैं। तो हमने बड़ा वाज़ेह किया है। देखें कि अभी जो उन्होंने कुछ हमें दिखाने के लिए दो इकदाम किए थे। एक तो आपने देखा हुआ 1000 उलमा जो काबुल में जमा हुए, उसके बाद उन्होंने एक फतवे का ऐलान किया कि अफगान सरजमीन से कोई हमला नहीं होगा, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। ये तो एक समझ है, इट वाज ए सिंबॉलिक एफर्ट की गई थी पाकिस्तान को मुतमईन करने के लिए। फिर सेकेंडली हमने देखा उनके जो इंटीरियर मिनिस्टर है हक्कानी की तरफ से एक स्टेटमेंट आई थी, लेकिन ये दिल से सिंसियर बिल्कुल नहीं है, वो नहीं चाहते। ये जेस्चर इसलिए किया था, उनको शक था पाकिस्तान को स्ट्राइक्स करेगा, लेकिन पाकिस्तान ने बड़े वाज़ेह किया है जो पाकिस्तान करेगा तो बहुत मुश्किलात अफगानिस्तान के लिए होंगी, क्योंकि अफगानिस्तान इज डिपेंडेंट ऑन पाकिस्तान, पाकिस्तान इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अफगानिस्तान। तो टोटल सब कुछ है। और जिस तरीके से अभी हमने देखे हैं विजिबल चीजें नजर आ रही है, जो हमने जब से बॉर्डर्स क्लोज किए हैं, एक तो आपने देखा होगा कि दहशतगर्दी में कमी आई है,
फर्टिलिटीज में कमी आई है, और क्योंकि ये आपका प्रेशर था, आपका बॉर्डर बंद करने का था, और फिर अफगानिस्तान के अंदर देखें इन्फ्लेशन बढ़ गई है, 95% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, और तकरीबन 40 लाख लोग अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ईरान पाकिस्तान से जो वापस गए हैं, रेफ्यूजीज हैं, इलीगल लोग, वो खुले आसमान तले वहाँ पे वो पड़े हुए हैं। सो हालात उनके बहुत है, लेकिन इट इज ए सेल्फ इम्पोज अथॉरिटी, तो अपनी अथॉरिटी को ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फिर आपने देखा होगा विद इन अफगानिस्तान के अंदर डिवीजन है, काबुल अलग है, कंदहार अलग है, नदर अलाइंस दोबारा एक्टिव हो चुकी है, और फिर वहाँ पे जिस तरीके से हमले ताजिकिस्तान पे हुए हैं, तो बहुत सारे वाकयात हैं। तो अफगानिस्तान भी बहुत मुश्किलात में है। सो द ओनली थिंग इज इम्पोर्टेंट कि अफगान तालिबान रजीम के बेस्ट इंटरेस्ट में है पाकिस्तान की जस्ट डिमांड्स को एक्सेप्ट करे, वरना नुकसान अफगानिस्तान। बिल्कुल नुकसान अफगानिस्तान का ही होगा अगर इसमें एस्केलेशन आती है, लेकिन आप देखें कि वो ऑपरेट ही दहशतगर्द तंजीमों के जरिए कर रहे होते हैं। तो अब जो एलामिया जारी किया गया है, इसमें हमें एक रिपोर्ट जो ताज़ा तरीन छाया हुई है उसकी रोशनी में भी इसको देखना पड़ेगा। जो खुसूसी इंस्पेक्टर जनरल हैं, अमरीकी इंस्पेक्टर जनरल, उन्होंने जो गुज़श्ता 20 साल रिपोर्ट दी है, उसमें उन्होंने बताया कि 1,47,000 जो गाड़ियां और हजारों अस्करी आलात खरीदे गए थे जो अफगान फौज को देने थे। फिर 4,27,300 हथियार अफगान फोर्सेस को दिए भी गए, 162 तैयारे फराहम किए गए। आपको लगता है ये जो इक्विपमेंट है इसकी मौजूदगी की वजह से अफगानिस्तान किसी ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो सकता है? देखिए, पहले इंपॉर्टेंट बात यह है, सिगार की जो रिपोर्ट अभी आई है इसमें दिस वाज द लास्ट रिपोर्ट, 31 को ये क्लोज हो रहा है इदारा। तो इन्होंने ये कहा कि $144 बिलियन अमेरिका ने खर्च किए हैं इधर अफगानिस्तान में, उसमें से 29 बिलियन ओवरऑल उन्होंने कहा इट वाज ए मैसिव फाइनेंशियल फेलियर। उन्होंने ये कहा 144 में $29 बिलियन उन्होंने कहा अब्यूज हुआ, करप्ट हुआ और मिस अप्रोप्रिएट पैसे दाएं बाएं कर दिए, और बाकी उन्होंने कहा 60% टोटल वाज स्पेंड ऑन द रेजिंग अफगान नेशनल आर्मी, जो 90 बिलियन रुपीस बनते हैं। वो पैसा भी आपने देखा कि अफगान तालिबान जब रजीम ने एडवांस किया तो वो आर्मी ही इनके क्लेप्स कर गई। और इसके अलावा उन्होंने रिपोर्ट में ये भी कहा कि $7.1 बिलियन के हथियार अमेरिका जब एग्जिट करके छोड़ गया, अब वही वेपन्स और इक्विपमेंट है। देखें कि ये फितनल ख्वारिज के पास है, फितनल हिंदुस्तान के पास है। सो इट हैज गिवन देम एन एडिड एडवांटेज कि ये रात को ऑपरेट करते हैं, क्योंकि नाइट विजन डिवाइसेस भी हैं, इंफ्रारेड फीडेड वेपन्स भी हैं। और फिर इसके अलावा अफगानिस्तान में देखें, एक अफगानिस्तान की इकोनॉमी में आप समझ लें 2 चीजों पर बड़ी मुनहसिर है। एक सेल ऑफ दिस अमेरिकन लेफ्ट ओवर वेपन्स जो आज बड़ी मार्केट है कंदहार में, पंजवाई के मुकाम पे, और काबुल में दुनिया के बड़े जहां पे दहशतगर्दी है, इंसर्जेंसी सॉरी, वो यहाँ से वेपन्स खरीद रहे हैं। और फिर फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने लिखा था अफगान तालिबान दे आर अर्निंग $बिलियंस थ्रू सेल ऑफ वेपन्स। सेकंड है ड्रग्स का यूज, जो ट्रैफिकिंग है, 14% ऑफ इनकी इकोनॉमी या ट्रेड दैट इज थ्रू ड्रग्स है। तो ये देखें इल्लीगल स्पेक्ट्रम। राइट, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। और जो कराची में बहुत बड़ा दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बनाया गया है, हमारी जो कार्रवाई की गई है, उस पर हम बात कर रहे थे। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। नाज़रीन, आपने कभी सब्ज रंग का पानी देखा है? नहीं तो इस हवाले से बहुत सारी वीडियोस सोशल मीडिया पर जो है वो वायरल हैं, वो चल रही हैं। उसमें देखा जा सकता है कि कैसे पसनी से जवानी तक समंदर का जो पानी है उसका रंग सब्ज हो गया है। ये एक टर्म है नॉक्टेल्का ब्लूम, जिसकी वजह से ये होता है। और ये नवंबर से फरवरी के दौरान हर साल ज़ाहिर होता है। ये कुदरती मौसमी एक अमल है जिसमें आम तौर पर इसे सी स्पार्कल भी कहा जाता है, और ये सुर्ख, नारंगी, सब्ज या बेरंग भी दिखाई दे सकता है। तो ये जो नॉक्टेल्का ब्लूम है ये जहरीला होता है या नहीं, और क्या इससे पानी में कोई बदबू पैदा होती है, ये हमने जानना है। इस पर हमने ज़रूर बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं WWF के मेरीन मेटर्स पर टेक्निकल एडवाइज़र मौज़म खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम ये भी जानेंगे कि WWF की जानिब से पाकिस्तान में गैर मुल्की या गैर मकामी जो इन्वेसिव मछलियों की आमद का दावा किया जा रहा है, जो कि मकामी मछलियों और आबी हयात के लिए एक बहुत बड़ा खतरा कंसिडर किया जा रहा है। पाकिस्तान में अब तक 26 गैर मुल्की मछलियाँ
قدرتی جو ماحولیاتی نظام ہے اس میں داخل ہو چکی ہیں، اور ماہرین کی جانب سے جس سلفنکیٹ جو کیٹ فش ہے اس پر نظر رکھنے کا کہا جا رہا ہے، اس حوالے سے بھی ہم ان سے بات کریں گے۔ معظم خان صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ معظم خان، بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے، کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ، تو اللہ کا کرم ہے۔ خان صاحب، یہ نوکٹیلکا بلوم کی وجہ سے پسنی سے جیوانی تک سمندر کے پانی کا جو رنگ ہے وہ سبز ہو گیا ہے، یہ بتائیے گا کہ نوکٹیلکا بلوم کیا ہے اور کیا اس سے آبی حیات جو یا سمندری پانی کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے؟ یہ ایسا ہے کہ یہ صرف پسنی سے یا اورمارا سے لے کے جیونی تک نہیں ہے، یہ کراچی سے میں بلکہ پورے عربین سی میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا اینیمل ہوتا ہے جسے نوکٹی لوکا کہتے ہیں، اور اس نوکٹی لوکا کا رنگ اپنا خوش رنگ نہیں ہوتا، لیکن دوسرے جانور جو ان سے ایسوشیٹ ہوتے ہیں، پودے، ان کی وجہ سے اس کا کلر ہوتا ہے۔ اس پہ ایک یوگلینا نام کی اسپیشی کا آرگنزم اس کے ساتھ رہتا ہے جو اس کو گرین بنا دیتا ہے، اور اس گرین بننے کی وجہ سے سمندر کا اتنی تعداد میں یہ گرو کر جاتے ہیں کہ سمندر کے پانی کا رنگ چینج ہو جاتا ہے۔ اور یہ اسٹارٹ نومبر میں پاکستان میں کراچی کے قریب سے ہوا تھا، اور یہ اب پھیل چکا ہے اور ایران تک پھیل چکا ہے، اور بلکہ ایران اور عمان سے بھی کنفرم خبریں ہیں کہ وہاں بھی یہ پھیل چکا ہے، اور یہ تقریباً ہر سال ہوتا ہے۔ لیکن جو سب سے زیادہ پاورفل جو ہوا تھا، جس نے پورے عربین سی میں قبضہ کر لیا تھا، 2017 میں تھا۔ اس کا نقصان عام طور پہ نہیں ہوتا کیونکہ یہ آکسیجن بھی پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے، لیکن اگر نوکٹیلکا کا بلوم بے رنگ ہو تو وہ عام طور پہ آکسیجن کو کنزیوم کر کے مچھلیوں کو مار دیتا ہے، اور کبھی کبھی نوکٹیلکا کا بلوم خود بھی ٹاکسک ہوتا ہے۔ 2016 میں اورمارا کے علاقے میں بے رنگ قسم کا نوکٹیلکا تھا جس سے ساری مچھلیاں مر گئی تھی، لیکن اس سال یا پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال کسی بھی مچھلی کو کوئی نقصان نہیں ہوا تھا۔ اب یہ بلوم آلموسٹ تقریباً اپنی اینڈ پر پہنچ چکا ہے۔ رائٹ، اچھا سر، یہ جو WWF کی جانب سے جو پاکستان میں ابھی ہم نے ذکر بھی کیا غیر ملکی یا جو غیر مقامی انویسو مچھلیوں کی آمد کا بتایا جا رہا ہے، جو کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مقامی مچھلیوں اور جو آبی حیات ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے، اس پر کیا کہیں گے؟ یہ کس طرح سے مقامی مچھلیوں کے لیے خطرہ ہے؟ یہ ہمیشہ سے لوگوں نے تجرباتی طور پہ یہ کیا ہے کہ غیر ملکی مچھلیوں کو اپنے ملک میں انٹروڈیوس کرتے ہیں ہم۔ جو پاکستان میں جو برطانیہ کے لوگ موجود تھے پاکستان بننے سے پہلے، تو انہوں نے ٹراؤٹ کو انٹروڈیوس کیا تھا 1925 میں، تاکہ ان کی جو پسند کی مچھلی ان کو مل سکے۔ تو ٹراؤٹ نے بھی پاکستان کے ناردرن ایریا میں، KPK میں، آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں اور ایون بلوچستان کے کچھ علاقوں میں تمام پانیوں پر قبضہ کر لیا۔ اس کے نقصانات کو کسی نے بھی اندازہ اس لیے نہیں کیا کہ ٹراؤٹ بہت قیمتی مچھلی ہے اور لوگوں کی لائیولیہوڈ ہے۔ لیکن اس پیریڈ میں 1985 میں لوگوں نے ٹلاپیا کو بھی انٹروڈیوس کیا کہ ملک کی پروڈکشن بڑھے گی، لیکن ٹلاپیا نے ملک میں تباہی لے آئی۔ خاص طور پہ جو بڑی لیکس ہیں جیسے منشر ہے، کنجر ہے، حمل ہے، ان ساری لیکس میں دوسری مچھلیوں کو اس نے ختم کر دیا اور اس نے قبضہ کر لیا۔ یہ سلسلہ جاری ہے اور مچھلیاں اسی طرح انٹروڈیوس ہوتی رہی۔ اب تک 26 مچھلیاں انٹروڈیوس کر چکی ہیں، اور اس میں کچھ مچھلیاں ایکوا کلچر کے لیے لائی گئی تاکہ فش کی پروڈکشن بڑھ سکے، اور وہ نیچر کا حصہ بن گئی، اور انہوں نے پاکستان کے جو قدرتی پانی ہیں ان کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ کچھ ایسی مچھلیاں جو ایکویریم میں لوگ لاتے تھے اور وہ بھی بے توجہی کی وجہ سے پانی میں شامل، نیچرل واٹر میں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو مچھلی جس کا ذکر آپ کو آج کل نظر آ رہا ہے، کافی تعداد میں نظر آنے لگی، اس کو کہتے ہیں ایمیزون سیل فن کیٹ فش۔ یہ ایک بڑی تباکن مچھلی ہے جو ایکویریم میں تو بڑی خوبصورت لگتی ہے، لیکن جب نیچر میں شامل ہو جاتی ہے، جیسے خاص طور پہ کنجر میں اور اب سندھ کے علاقوں میں پھیل کے پنجاب کی طرف تک پھیل چکی ہے، یہ مچھلی نہ صرف ماحول کو خراب کرتی ہے، دوسری مچھلیوں سے کمپیٹ کرتی ہے اسپیس کے لیے، فوڈ کے لیے، اور سب سے بڑھ کے کہ یہ جو پروٹیکشن بنز وغیرہ ہوتے ہیں ان کو بھی نقصان پہنچاتی ہے، کیونکہ اس کی ہیبٹ ہے کہ یہ ان کو ڈیمیج کرتی ہے۔ رائٹ، تو یہ جو سیل فن کیٹ فش کی آپ بات کر رہے ہیں، خطرناک ہوتی ہے، پائی کہاں پر جاتی ہے؟ عموماً کہاں ہوتی ہے جو یہ پہلے موجود نہیں ہوتی ہے، اب یہ نقصان پہنچا رہی ہے؟ یہ آپ ویسے تو یہ مچھلی ایمیزون سے آئی ہے، لیکن یہ
ट्रॉपिकल वाटर में दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में इंट्रोड्यूस हो चुकी है, जिसमें बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, मलेशिया है, इवन अमेरिका है, और हर जगह इसको प्रॉब्लम समझा जाता है। ये गुज़िश्ता 4 सालों से पाकिस्तान के पानियों में मिलने लगी और इसलिए कोई इस तरह खुद नुकसान नहीं पहुंचाती कि जिससे तरह कोई आदमी इसको छू ले या कुछ कर ले, लेकिन ये माहौल में दूसरी मछलियों को खा जाना, उस माहौल को अल्टर करना, ये मुल्क के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। हमारी इक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी जो है, जो कि समुद्र जो दरियाओं में हमारे या लेक्स में या दूसरे मीठे पानियों के अंदर जो जानवर मिलते हैं, मछलियाँ मिलती हैं, कीड़े मकोड़े मिलते हैं, पौधे मिलते हैं, उनके लिए नुकसानदेह है। और ये जितनी मछलियाँ, जिन 26 मछलियों का जिक्र हो रहा है, इन्होंने इसी तरह के माहौल को नुकसान कर रहा है। मैं एक मिसाल दूंगा कि गुज़िश्ता साल बारिशों के बाद कराची से करीब एक लेक है जिसका नाम सरंदा लेक है, उसके अंदर पानी भर गया था और उसके अंदर सिर्फ एक मछली जो कि एक्सोटिक है, इसी तरह बाहर से लाई हुई है, जिसको कैपेडोन जिल्ली कहते हैं या रेड वैली तिलापिया कहते हैं, उसने तो कोई वो मछली है वहां पर कोई भी नहीं थी सिवाय एक मछली के। तो इस तरह जो गैर मुल्की से लाई हुई मछलियां मुल्क के माहौल को, कुदरती माहौल को तबाह करती हैं। कुछ मछलियों के फायदे भी, उनको लोग पकड़ते भी हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन ज्यादातर मछली माहौल के लिए बहुत तबाहकुन होती है। अच्छा, तो मौज़ूम साहब ये भी जरा बताइएगा कि इसके साथ साथ जो हमारी कौमी मछलियां हैं, जैसे महाशेर है, ब्लाइंड डॉल्फिन है, खग्गा मछली है, ये जो नायाब इकसाम है, ये भी मादूमी के खतरात का शिकार है? इनमें से कुछ तो शिकार है, लेकिन हम पाकिस्तान बड़ा खुशकिस्मत है कि जैसे ब्लाइंड डॉल्फिन जो सिर्फ पाकिस्तान में मिलती है, या चंद एक दाने हैं 10 के करीब इंडिया में, ये वाहिद दुनिया की फ्रेश वाटर डॉल्फिन है जिसकी तादाद में इजाफा हो रहा है। और इसमें मुख्तलिफ इदारों को, जिसमें WWF पाकिस्तान या जो फॉरेस्ट और फिश वाइल्ड लाइफ के डिपार्टमेंट हैं या लोकल कम्युनिटीज, उनको दाद देने की जरूरत है कि दुनिया भर में इनकी जितनी भी फ्रेश वाटर डॉल्फिन है उसमें बहुत तेजी से कमी हो रही है, लेकिन ये वाहिद डॉल्फिन है जिसकी तादाद में खातिर खवा इजाफा हुआ है। अब इनकी तादाद पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 2000 के करीब पहुंच चुकी है, जो कि बहुत आसाइन है। और बकिया जिन मछलियों का जिक्र कर रहे हैं वो हमारी कमर्शियली इंपॉर्टेंट मछलियाँ हैं और एक्सपोर्ट किया जाता है, उनको बहुत कीमती मछली। बिल्कुल ठीक। खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया रोशनी डालने के लिए कि इस वक्त किन आबी हयात को खतरा है और कहाँ तवज्जो देने की ज़रूरत है। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। जदीद दौर के जदीद तकाज़े जनाब, हम देखते हैं कि उम्र में इजाफे और बाज़ तिब्बी मसाइल के बायस बहुत से शहरियों के फिंगर प्रिंट्स वक्त के साथ मध्यम हो जाते हैं, तो उन्हें अक्सर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मगर अब उन लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नादरा ने उन शहरियों के लिए सहूलत मुतारिफ करवा दी है और अब फिंगर प्रिंट्स के साथ चेहरे की तस्वीर और आंख की आयरस को भी कानूनी तौर पर बायोमेट्रिक शनाख्त तस्लीम कर लिया गया है। और नादरा ने पाक ID मोबाइल एप्लीकेशन का जो है वो इजरा किया है, उसका तो आपको पता ही होगा। गुज़िश्ता साल के इख्तिताम पर नादरा ने अपने एक्स अकाउंट के जरिए ये बताया कि साल 2025 में 60 लाख से ज़ायद शहरियों ने नादरा की सहूलियात घर बैठे नादरा सेंटर आए बगैर पाक ID मोबाइल ऐप के जरिए हासिल किए हैं और तकरीबन 41% शहरियों ने अपना फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इसी ऐप के जरिए हासिल किया है। नादरा ऐप के जो एंड्रॉयड और गूगल पर रेटिंग 4.5 बताई जा रही है और उसके कुल जो डाउनलोड है वो 1.5 करोड़ से भी ज़ायद हो चुके हैं। नादरा के वर्कलोड का तकरीबन 15% एप्लीकेशन उठा चुकी है और ये आदादोशुमार वाज़े करते हैं कि नादरा अपनी खिदमात में कितनी तेजी से जिद्दत ला रहा है। और इसी सिलसिले की एक और जदीद सहूलत की आज हमने बात करनी है। जी हाँ, और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सैयद शबाहत अली साहब, तर्जुमान हैं नादरा के। बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये जो हमने बात की है, डिजिटल शनाख्त का एक नया दौर है, नई सहूलत, शफाफियत और रसाई एक साथ फराहम करने का जो ये फैसला नादरा ने किया है, इसके बारे में मजीद क्या डिटेल्स हैं वो ज़रा शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो प्रोग्राम में मदऊ करने का बहुत शुक्रिया। आप जानते हैं पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी आबादी में कंसिस्टेंटली इजाफा हो रहा है और हमारा जो एक सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर जो रश है वो यकीनन बढ़ता है ऐसे पॉकेट्स में जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, जहाँ आबादी ज़्यादा है। मैं मिसाल पेश करूँगा कि लाहौर, मुल्तान, कराची और ऐसे बहुत से इलाके जहाँ पर आबादी का जो डेंसिटी है उसका जो उसके गुंजान आबादी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। अब इस तरह के जो शहर हैं उनमें सेंटर्स के ऊपर कतारें लगती थीं, वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा था। उसको कट डाउन करने के लिए हमने एक स्ट्रेटजी ये बनाई कि हमने सबसे पहले तो अपने जो सर्विस डिलीवरी चैनल्स हैं
ان میں اضافہ کیا. پاک آئیڈینٹی اپلیکیشن جیسے آپ اپنے انٹرو میں بتا رہے تھے, اس نے ہمارے کام کا ایک بڑا حصہ کچھ 14-15% تک اب تک وہ اٹھا چکا ہے. اور یہ 60 لاکھ لوگ جن کا آپ نے ذکر کیا, یہ وہ لوگ ہیں جنہیں نادرا سینٹر آئے بغیر یہ سہولیات ملی. ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کی 12,000 سے زائد یونین کاؤنسلز میں لوگ جاتے ہیں اپنے بچوں کی پیدائش کا, اپنی شادیوں کا اندراج کرانے, طلاق اور وفات کا اندراج کرانے بھی. تو یہاں پر بھی ہم نے کئی یونین کاؤنسل ایسی ہیں جن پہ روٹیشن بیسس پہ اپنے کاؤنٹرز لگوائے, یعنی کہ جس یونین کاؤنسل میں زیادہ آبادی کا دباؤ ہوتا ہے, زیادہ لوگوں کا رش ہوتا ہے, ہم وہاں پر اپنا ایک کاؤنٹر اسٹیبلش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو وہیں پر سروس دی جا سکے جہاں اس کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہے. ہمارے 147 نئے سینٹر کھلے پچھلے سال میں. اب جو ہم نے انیشیٹو لیا ہے وہ یہ ہے کہ ای سہولت فرنچائز کے ذریعے, جو کہ ہماری ایک کمپنی ہے نادرا ٹیکنالوجیز لمیٹڈ, اس کا ایک فرنچائز نیٹ ورک ہے. اس فرنچائز نیٹ ورک میں 22,000 سے زیادہ فرنچائزیز ہیں ہمارے پاس پورے پاکستان میں. تو ہم نے پائلٹ اسٹیج پر ان میں سے 18 کا انتخاب کر کے اس پر ان لوگوں کو سروسز دینے کا فیصلہ کیا ہے جن کو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اپنے کارڈ کے پرٹیکولرز میں کچھ چینج نہیں کروانا ہے سچ. اور ہمارا خیال ہے یہ وہ لوگ ہوں گے زیادہ تر جو اپلیکیشن کے استعمال میں, موبائل سمارٹ فون کے استعمال میں بہت فیملیئر نہیں ہوں گے. تو وہ طبقہ جو سمارٹ فون سے بہت ویل ورسڈ نہیں ہے, بہت اس سے زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہے, وہ یہاں پر آ کر اپنے لیے یہ شناختی کارڈ کی سہولتیں جو ہے حاصل کر سکیں گے. رائٹ. تو شبات علی صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ 2026 کا کیا ویژن ہے, اور ڈیجیٹل سروسز کو جو آپ فزیکل سینٹرز کے مقابلے میں ترجیح دے رہے ہیں, اس سے کیا لوڈ کم ہو پائے گا فزیکل سینٹرز پر؟ علی انیک, ہمارا جو 2025 کا سال تھا, اس میں ہم نے اپنے 25 سال قیام کے مکمل کیے, اور ہم نے اپنے 25ویں سال کے جب جیسے ہی اس کا ہم نے اپنی سلور جوبلی کی سیلیبریٹ کی, تو ساتھ ہی ہم نے اس موقع پر ڈی میٹیریلائز یا کارڈ کا, جو کہ آپ کے ڈیجیٹل کارڈ کی ایک شکل ہے, اس کا ہم نے اجرا کیا. پائلٹ بیسس پر ہم نے اس کو دیکھ لیا, جو اس کے جزیات تھیں وہ ساری کمپلیٹ کر کے اب ہم گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ایک فارمل اناؤنسمنٹ کا انتظار کر رہے ہیں. ہم نے ڈیجیٹل آئی ڈی کا اجرا کرنا ہے, جس کے بعد ایک بہت بڑی لیپ ہوگی, ایک بہت بڑی جمپ ہوگی, جس کے بعد آپ کی ایک تو فوٹو کاپیز کہیں ریکوائرڈ نہیں ہوں گی, آپ کا کارڈ آپ کے اسمارٹ فون کے اندر ہوگا. آپ کو جہاں پر بھی کارڈ کی کاپی دینی ہوتی ہے, یا اپنی بایو میٹرک ویریفیکیشن دینی ہوتی ہے, یا فیس کے ذریعے خود کو ریکگنائز کروانا ہوتا ہے, وہاں آپ کی جو ڈیجیٹل آئی ڈی ہے وہ آپ کا یہ سارا کام کر لے گی. آپ کے پاس مکمل ایکسس ہوگا, آپ جان سکیں گے کہ کون سا ادارہ, کون سا فرد آپ کے ڈاٹا تک ایکسس حاصل کر رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ جو پاک آئیڈینٹی اپلیکیشن ہے, اس کے ذریعے ہم اپنی خدمات کا دائرہ وسیع کرنے جا رہے ہیں. آپ دیکھ چکے ہوں گے کہ پورے پنجاب میں ہم نے جو یونین کاؤنسل کی سروسز ہیں وہ بھی پرووائڈ کرنی شروع کر دی ہیں, حالانکہ پروونشل حکومت کے دائرہ کار میں آتی ہیں, لیکن ہم نے اپنی موبائل اپلیکیشن پاک آئیڈینٹی کو کیریئر بنایا ہے, جو ایک طرف سے درخواستیں موصول کرتی ہے اور دوسری طرف پروونشل گورنمنٹ کے جو یو سی کے سیکریٹریز ہیں وہ اس کو اپروو کرتے ہیں تھرو دا پاک آئیڈینٹی اپلیکیشن. ہم چاہیں گے کہ انشاءاللہ یہ جو سال شروع ہوا ہے اس میں اس کو تمام پاکستان تک وسعت دے دی جائے. رائٹ. اچھا شہباز صاحب, جس طرح سے بھی آپ ذکر بھی کر رہے ہیں, اور نادرا نے جو حکومت پنجاب کے ساتھ جو موبائل ایپ کے ذریعے ایک رجسٹریشن کی سہولت فراہم کرنے کا ایک اگریمنٹ کیا, ایک معاہدہ کیا ہے, یہ جو اقدام ہے اس سے عملی طور پر شہریوں کو کتنا فائدہ پہنچے گا؟ دیکھیں, پاکستان کی تقریباً 62% آبادی جو ہے وہ پنجاب کی رہائشی ہے, یعنی اگر وہ لوگ ملک سے باہر بھی رہ رہے ہیں تو ان کی جو پیدائش ہے یا ان کا جو ضلع ہے وہ پنجاب کے اندر ہی ہے. اب یہ آپ کی جو یونین کاؤنسل ہوتی ہے, یہ 4 وائٹل ایونٹس آپ کے اس نے ریکارڈ کرنے ہوتے ہیں, یعنی کہ پیدائش کو ریکارڈ کر کے برتھ سرٹیفکیٹ ایشو کرنا ہے, شادی کو ریکارڈ کرنا ہے, میرج سرٹیفکیٹ ایشو کرنا ہے, ڈیورس اور ڈیتھ کو ریکارڈ کر کے ڈیورس اینڈ ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی ایشو کرنا ہوتا ہے. ایشو یہ ہے کہ لوگ اپنی یونین کاؤنسل سے دور رہ رہے ہوتے ہیں. ابھی آپ لاہور کو ہی دیکھ لیں کہ بہت سے ایسے افراد لاہور میں رہ رہے ہیں جن کا تعلق پنجاب کے دوسرے اضلاع سے ہے, تو وہ اپنے کسی بھی ایونٹ کا اندراج کرانے کے لیے اپنی متعلقہ یونین کاؤنسل میں واپس جا سکیں, ان کو یونین کاؤنسل کا پتہ ہو نہ پتہ ہو. اب ہم نے جو موبائل اپلیکیشن ہے اس کے ذریعے وہ اپلیکیشنز جو کہ لینی ہیں یونین کاؤنسل نے جو ریسیو کرنی ہیں, وہ اب آپ
नादरा की पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन के ज़रिए अप्लाई कर सकते हैं। अपना ज़िला चूज़ करें, अपनी तहसील चूज़ करें, अपनी यूनियन काउंसिल चूज़ करें, उस यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी को अपने सिस्टम के ऊपर वो एप्लीकेशन मिल जाएगी, और जब उसको अप्रूव कर देगा तो जो बर्थ सर्टिफिकेट या मैरिज या डिवोर्स या डेथ सर्टिफिकेट जिसके लिए भी अप्लाई किया गया होगा, वो आपकी नादरा की जो पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन है इसी के अंदर इशू भी हो जाएगा। आप डाउनलोड करके उसके बाद का जो प्रोसेस है, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट के बाद बच्चे का बे फॉर्म अप्लाई किया जाता है, तो वो प्रोसेस आप नादरा की मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए ही कर सकते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि जो हमारा रजिस्ट्रेशन का मुकम्मल इकोसिस्टम है, जिसका स्टार्ट यूनियन काउंसिल से होता है और एंड वो आके नादरा पे होता है, वो तमाम सहूलियात इस एक मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर आ जाएंगी। तो आपने वन स्टॉप शॉप एक बना दिया है, इसको एक ही मकाम पर, एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी चीजें, सारी सहूलियात मुयसर होंगी। जबरदस्त बात है। शबात अली साहब, बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। नादरा की जो ये ऐप है, आप इसको इस्तेमाल कीजिए। इसमें जो फीडबैक देना चाहते हैं वो भी नादरा को जल्द से जल्द दें, ताकि इसमें मजीद इंप्रूवमेंट भी की जा सके और आप इस्तेमाल कर सके इसे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। शो के दूसरे हिस्से में भी खुश आमदीद। इस घंटे में भी बहुत कुछ है। हम क्लाइमेट चेंज पर भी बात करेंगे, मैराथन रनर से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे, लेकिन अभी शामिल करेंगे सेगमेंट सफर है शर्त, जिसमें वकार अहमद मलिक आज मुलाकात करवा रहे हैं पैराग्लाइडर अब्दुस्सलाम से। देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं सफ़र है शर्त। हमने बहुत सारे बच्चों से मुलाकात करते हैं हुंजा में, और उसकी वजह यह है कि जब आप बच्चों से मुलाकात करते हैं तो शायद हुंजा को समझने में आसानी होती है। हुंजा बहुत डिफरेंट है, डेफिनेटली बहुत प्रोग्रेसिव सोसाइटी है। एजुकेशन के हवाले से बच्चों के में भी निसाबी गैर निसाबी सरगर्मियाँ हर वक्त चलती रहती हैं, और जिस बच्चे से आप मिलते हैं आप हैरत में गुम हो जाते हैं कि वो जो गैर निसाबी सरगर्मियाँ हैं वो किस दर्जे को पहुँची हुई हैं। आपको हमने मुख्तलिफ बच्चे दिखाए, उनके बहुत सारे मेडल्स, और हर बच्चा जो है वो कमाल काम करता है यहाँ पे। एजुकेशन में तो ये हैं ही हैं, लेकिन ये जो गैर निसाबी सरगर्मियाँ हैं, स्पोर्ट्स है, इस मामले में जो हुंजा है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का आ गया। मेरे साथ एक छोटा बरखुरदार हमारे खड़े हुए हैं, जूली। ये हमारे दोस्त हैं, वाहिद उनके बेटे हैं, और जूली जो है इनका नाम अब्दुस्सलाम है, और जूली जिनको प्यार से कहते हैं, हम भी प्यार से कहते हैं। ये अचानक बड़ा हुआ है, वैसे ये बहुत ही छोटा होता था, अभी अचानक जूली आप बड़े हो गए। जी सर। जूली ये बताएं कि आपने पैराग्लाइडिंग शुरू की और अब तक कितनी फ्लाइट्स ले चुके हैं? अभी आपको मैं हैरत में गुम करता हूँ। एक बच्चा है जिसने अभी एफएससी किया है, एफएससी करने के यानी कंप्यूटर साइंस में अपने एफएससी किया है, लेकिन उसके साथ ज़रा आप देखते जाइए। आपने ईगल्स नेस्ट से जो पैराग्लाइडिंग होती है वो सिर्फ दुनिया भर से लोगों का ख्वाब होता है वहाँ से पैराग्लाइडिंग, लेकिन वो इंतहाई प्रोफेशनल लोग करते हैं, और मतलब एक अनदर लेवल है। इसके बाद एक दो और भी स्पॉट है, लेकिन हम इन्हीं से पूछते हैं, आपने ईगल्स नेस्ट जो स्पॉट है वहाँ से अब तक कितनी फ़्लाइट्स ले चुके हैं? मलिक, मैंने ईगल नेस्ट से तकरीबन 65 से मोर फ़्लाइट्स लिए, और मोर देन उसका जो टाइम ड्यूरेशन है हर फ्लाइट का 10 मिनट से ऊपर है। ठीक है जी सर। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम क्या लिया? लॉन्गेस्ट फ्लाइट मेरा जो है वो 2.5 घंटे का फ्लाइट है, 2.5 आवर्स, और उसमें मैंने 4300 मीटर्स का क्लाइम किया था, और जिसको हम हॉर्न नहीं कहते उसके टॉप तक गया था मैं। उसके टॉप यानी आपने फ्लाई किया वहाँ ईगल नेस्ट से? जी ठीक है। नहीं, इधर बाल्टिक फोर्ट के ऊपर नहीं है, वहाँ से की थी। अच्छा, और उसके बाद आप यहाँ से ये जो है इसके ऊपर से गए? जी, वहाँ से मैंने टेक ऑफ किया, वहाँ से फिर क्लाइम करके इसके टॉप तक गया हूँ। इसकी टॉप तक। और वो जो 2 घंटे 30 मिनट की फ्लाइट थी वो क्या थी? वो ईगल नेस्ट से थी? नहीं, वो ऊपर से थी। यहाँ से थी जी। इस स्पॉट को, इसको क्या कहते हैं इस जगह को? इसको अल्तिसत कहते हैं। ओके। यहाँ से जब हमने फ्लाइट ली तो वो 2 घंटे 30 मिनट क्या करता है, कहाँ थे? 2 घंटे 30 मिनट मुझे फील ही नहीं हुआ कि मैंने इतना टाइम ऊपर हवा में गुजारा है। लेकिन वो सारा आपने क्या किया था, यानी ये वहाँ तक गए थे किस तरह? जी, वो अलीबाद एरिया, हैदराबाद, वहाँ पे हाँ फिर मैंने चक्कर लगाया था। ठीक है। पहले तो मैंने क्लाइम किया था थर्मल से, क्लाइम करके थर्मल से पहले। अच्छा, यहाँ मैंने सुना है कि कोई ऐसी विंड है जहाँ पे बहुत केयरफुल होना पड़ता है, अदरवाइज ये पैराग्लाइडिंग यहाँ बहुत हादसात होते हैं। जी बिल्कुल, उस विंड की वजह से होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे वजूहात है एक्सीडेंट्स होने की। वो लैंडिंग्स पे भी होती है, टेक ऑफ पे भी होती है, और आफ्टर फ्लाइट आप जब टेक ऑफ करते हैं उसके बाद भी आपके साथ कोई मिस हैपन हो सकता है। लेकिन अक्सर यहाँ पे टेरेन
کچھ ڈفرینٹ ہے ہنزا کا دوسرے جو علاقے ہے اس کے نسبت. تو یہاں پہ بہت سارے روٹرز ہوتے، فار ایگزامپل کسی سلوپ کے پیچھے اس کے پیچھے روٹر ہو جاتے، اس کی وجہ سے کولیپس پڑتے ہیں. اور تھرمل فلائنگ کہتے ہیں، تھرمل میں اگر آپ کنٹرول نہیں ہوا گلائڈر پہ تو آپ کو کولیپس پڑ سکتا ہے، پھر آپ کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. اچھا جی. اور اس کی پھر آپ نے تربیت کیسے حاصل کی؟ اس کا سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا سر ذوالفقار، پریزیڈنٹ آف ہنزا اسکائی واک پیراگلائڈنگ. وہ میرے فزکس ٹیچر تھے اسکول میں، کلاس جب میں 8 میں پڑھتا تھا تو وہ پہلے کرتے تھے یہاں پہ. اس نے بھی خود سیکھا ہے یہاں پہ، وہ فزکس ٹیچر ہے، تو اس سے میں نے یہ پیراگلائڈنگ سیکھا ہے سر ذوالفقار سے. پہلی جب فلائٹ لی ڈر نہیں لگا؟ پہلی فلائٹس ٹریننگ میں نے کوئی 30 سیکنڈز 50 سیکنڈز کا اندر ٹریننگ میں فلائٹ لی ٹریننگ میں تھی. وہ فلائٹ جی فلائٹ لی تھی. پھر اس کے بعد میں نے فرسٹ فلائٹ لیا اوپر التسات سے آفٹر ٹریننگ کے 6 منتھس بعد. تو اوپر سے ڈر تو نہیں لگا لیکن وہ فیلنگ کچھ الگ سی تھی کہ میں ہوا میں، میرا ایک خواب تھا کہ میں ہنزا کے اوپر سے دیکھوں ہنزا کیسا ہے. یہاں پہ پہلے کوئی نہیں کرتے تھے، صرف فارنرز کرتے تھے. اس کے بعد سر ذوالفقار نے شروع کیا، اس نے ہمیں سکھایا. پھر ابھی مور دین 100 پائلٹس اس وقت ہنزا میں ہیں جو فلائی کرتے ہیں، انڈر ٹریننگ میں ہیں. اور آئی ایم دا ینگیسٹ، اور میرے ساتھ 2 اور ہے زہیب خان اور فیصل، جنہوں نے یہ اچیو کیا، ینگیسٹ پائلٹ فرسٹ ٹائم ہنزا میں بلکہ پورے پاکستان میں، جنہوں نے 3000 میٹر سے ٹیک آف کیا ہے. اور یہ جو آپ 60 فلائٹس مور دین 60 فلائٹس جو آپ نے ایگلز نیسٹ سے لی ہیں نا؟ جی. اور دوئیکر سے لی ہیں؟ اور التسات سے بھی دوئیکر سے. اچھا، یہ جو التسات جس کو آپ کہتے ہیں، اس یہاں سے کتنی فلائٹس لی ہیں؟ یا دونوں کو ملا کے؟ دونوں کو ملا کے 60+ فلائٹس ہیں. آپ کو پھر یعنی جو بیچ میں تھوڑا سا وقفہ آ جاتا ہے یا کبھی یعنی آپ کا دل کرتا ہے ہر وقت کہ یار بس آپ پیراگلائڈنگ کرتے رہیں؟ اس وقت تو سیزن پہ بہت بزی رہا، پھر بھی ٹائم نکال کے میں نے کافی فلائٹ لی ہیں اس سیزن میں. ان کا ایک بہت ہی خوبصورت کریم آباد میں ڈھابا ہے، اور جس طرح کے یہاں پہ بچے ہوتے ہیں، یہاں کے تمام بچے 3 کام کرتے ہیں جو میں نے دیکھا ہے. ادھر آ جائیں. یہاں کے بچے 3 کام کرتے ہیں جو میں نے دیکھا، آبزرو کیا. یہاں پہ 2 سال رہنے کے بعد اور اوورآل 25 سال ہنزا کو دیکھنے کے بعد یہاں کے بچے 3 سرگرمیاں جو ہیں وہ کرتے ہیں. ایک، پڑھتے ہیں، تعلیم میں بہت اچھے ہوتے ہیں. دوسرا، غیر نصابی سرگرمیاں جس طرح سپورٹس ہے، فٹ بال ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری گیمز ہیں ان میں بہت اچھے ہیں، پیراگلائڈنگ ہے، آئس ہاکی ہے، وغیرہ وغیرہ. ان تمام میں بہت اچھے ہوتے ہیں، میڈلز لیتے ہیں، بہت ہی زبردست طریقے سے اپنے آپ کو منواتے ہیں. یہ 2 چیزیں ہو گئیں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے تیسری کیا ہے؟ تیسری یہ ہے کہ یہ کام کرتے ہیں مختلف جگہوں پہ. جس طرح بھی یہ اپنے پاپا کے ساتھ اپنے وہ اس ڈھابے پہ چائے بناتے ہیں، مختلف جو گیسٹس آتے ہیں ان کے جو بھی کھانا وانا، تو وہ جو ایک ڈھابا ہے بالکل، اور اس پہ یہ کام کرتے ہیں. یہاں کے بچے یہ 3 کام کرتے ہیں. معاشی والے سے بھی اس میں سرگرمی میں بہت آگے رہتے ہیں اور ہاتھ بٹاتے ہیں اپنے والدین کا. سپورٹس میں بہت آگے ہوتے ہیں، ایجوکیشن میں بہت آگے ہوتے ہیں. بچوں کو جب تک نہیں سمجھیں گے ہنزا میں تو آپ کو ہنزا کی یہ جو ترقی ہے، یہ معاملات ہیں، یہ چیز سمجھ نہیں آئے گی. یعنی جو پروگریسو سوچ ہے، یہ تمام چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی انٹل کہ آپ ہنزا کے بچوں کو نہ سمجھیں. تو بہت بہت شکریہ جولی. تھینک یو. اور اس کے لیے کوئی قید ہے عمر کی کہ کس عمر تک آپ کر سکتے ہیں؟ بیسک اس کے لائسنس کے لیے 18 ایئر چاہیے ہوتے ہیں، لیکن ابھی میرا 18 ہوا ہے تو ابھی میں لائسنس کے لیے اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میکسیمم کتنی ایج تک آپ یہ کر سکتے ہیں؟ اس سال اسپین سے پائلٹ آیا تھا، اس کا ایج 57 تھا. اچھا ٹھیک ہے. بٹ اسٹل ہی از فلائنگ. اوکے. تو مطلب میں کر تو نہیں سکتا، خواب دیکھ سکتا ہوں؟ خواب بھی دیکھ سکتے ہو، کر بھی سکتے ہو. تھینک یو ویری مچ جولی. تھینک یو سو نائس. تھینک یو وقار سر، آپ نے مجھے اپنے فیلنگس پیراگلائڈنگ سٹوری بتانے کے لیے آپ کا بہت بہت ارے تھینک یو بیٹا. ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو. اب کچھ بات کر لیتے ہیں موسمیاتی تبدیلیوں کی، جن کی وجہ سے آج کل پوری دنیا میں مسائل ہیں، اور پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جو موسمیاتی تبدیلیوں کے سب سے شدید اثرات جھیل رہے ہیں. حالانکہ عالمی آلودگی میں جو ہمارا حصہ ہے، جو ہمارا شیئر ہے، وہ 1% سے بھی کم ہے، لیکن کہیں تباہ کن سیلاب دیکھ رہے ہیں، کہیں شدید گرمی کی لہریں ہیں،
کہیں خشک سالی ہے، فصلوں کی بربادی ہے، پانی کی قلت کا مسئلہ ہے، کبھی اسموگ ہے، کبھی فوگ بن کر موسمی جو بارش ہے، اور کبھی بارشوں کی بہتات، کہیں برف باری تو کہیں خشک ہوتی جھیلیں اور پگھلتے برفانی تودے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف قدرتی آفات ہے یا پھر ہماری اجتماعی غفلت کا نتیجہ ہے؟ کیا آج ہم موسمیاتی جنگ کے یار ہیں یا ہم ابھی صرف نقصانات گننے میں مصروف ہیں؟ مزید اسی حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے، اور اس حوالے سے بات کرتے ہیں عالمی سطح پر کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کام کرنے والی اقوام متحدہ کی خیر سگالی سفیر علیزہ ایاز سے۔ علیزہ بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ترقی یافتہ ممالک بھی موسمیاتی تبدیلیوں کا شکار ہے، اور کیا وہ اس حوالے سے اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں؟ جی السلام علیکم، شکریہ آپ نے آج مجھے بلایا اپنے شو پر۔ جی بالکل، دیکھیں کلائمیٹ چینج کسی سرحد یا بارڈر کو نہیں پہچانتا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپ میں ریکارڈ بریکنگ ہیٹ ویوز چل رہی ہیں، گریس اور کینیڈا میں وائلڈ فائرز نے تباہی مچائی ہوئی ہے، اور جرمنی جیسے ممالک میں بھی اچانک آنے والے سیلابوں کی نیوز آ رہی ہے، اور انہوں نے یہ جو سیلاب انہوں نے انفراسٹرکچر کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ تو سائنس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو گلوبل ٹیمپریچر میں 1.1 ڈگری سیلسیس کا اضافہ ہو کر متاثر تو کر رہا ہے پوری دنیا کو، لیکن جہاں تک ذمہ داری کی بات ہے، یہاں ہسٹوریکل رسپانسبلٹی کا تصور آتا ہے۔ گلوبل نارتھ کے ممالک نے انڈسٹریل ریولوشن سے اب تک سب سے زیادہ کاربن ایمیشنز کی ہیں، اور 2009 میں وعدہ کیا گیا تھا کہ وہ ہر سال تقریباً $100 بلین ترقی پذیر ممالک کو دیں گے، لیکن ابھی تک یہ پورا نہیں ہوا ہے۔ ہم ان سے کلائمیٹ جسٹس کا مطالبہ کرتے ہیں، انہیں نہ صرف اپنے ایمیشنز کو کم کرنا ہے بلکہ ہمارے جیسے جو ممالک ہیں ان کو ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنی ہے اور اڈیپٹیشن میجرز میں مدد دینی ہوگی۔ صحیح ہے۔ اچھا علیزہ، ڈو یو تھنک کہ پاکستان نے کبھی بھی اس مسئلے کو بہت زیادہ سنجیدگی سے لیا ہے اور کوئی عملی طور پر کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں پاکستان نے پالیسی کے سطح پر کافی سنجیدگی دکھائی ہے۔ ہم نے نیشنل اڈیپٹیشن پلان جو کہ NAP کہتے ہیں بنایا ہے، اور لیونگ انڈس انیشیٹو شروع کیا ہے جو ہمارے دریاؤں کو بچانے کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ 2022 کے سیلاب کے بعد پاکستان نے انٹرنیشنل سٹیج پر COP27 پر لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کی جو بنیاد رکھی وہ ہماری ڈپلومیٹک کامیابی ہے، لیکن ایز اے کنسلٹنٹ میں سمجھتی ہوں کہ اصلی چیلنج امپلیمنٹیشن کا ہے، یعنی کہ آپ اس سلوشن کو ایگزیکیوٹ کس طرح کریں گے، تھیوری کو ایکشن میں کس طرح بدلیں گے۔ تو ہمیں اپنے شہروں کی پلاننگ بدلنی ہوگی، ہمیں ارلی وارننگ سسٹمز کا جو انتظام ہوتا ہے وہ کرنا ہوگا، تاکہ پھر ہر علاقے میں اسپیسیفکلی جو گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈز ہوتے ہیں، گلوف کہتے ہیں اسے، اس سے بچائیں تاکہ اس سے جو نقصان ہے وہ رک سکے۔ کام شروع ہوتا تو ہے، لیکن کلائمیٹ چینج کی رفتار اتنی تیز ہے کہ ہم اپنی کلائمیٹ ریزیلینس کے رفتار کو دگنا کرنا ہوگا ہمیں تقریباً۔ آپ کو لگتا ہے کہ ہر مسئلے کا الزام صرف حکومت پر ڈال کر خود بری الزمہ ہو جانا چاہیے؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ماحول کو تباہ کرنے میں عوام بھی برابر کے شریک ہیں؟ میرے اوپینین میں حکومت اور عوام دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ حکومت کا کام ہے کاربن ٹیکس لگانا، پلاسٹک پر پابندی لگانا اور رینیوبل انرجی فراہم کرنا، لیکن اگر ہم بے حیثیتی شرازی سٹیزنز اپنا رویہ نہیں بدلیں گے تو کوئی بھی لا کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ ہم روزانہ کی بنیاد پہ جو کچرا پھینکتے ہیں، جو سنگل یوز پلاسٹک کہتے ہیں استعمال کرتے ہیں، وہ ہمارے ڈرینیج سسٹمز کو بلاک کرتا ہے اور سیلاب کی صورت میں تباہی کو سبب بناتا ہے۔ ہمیں اپنی جو انڈیویجول ہماری رسپانسبلٹیز اور انڈیویجول کاربن فٹ پرنٹ جسے کہتے ہیں اسے سمجھنا ہوگا، اور جب تک ہم گھروں میں بجلی اور پانی ضائع کرتے رہیں گے، ہمیں ماحولیاتی بحران میں برابر کا شریک ماننا ہوگا، اپنے آپ کو رکھنا ہوگا۔ یہ ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی کی بات آ جاتی ہے۔ وہ کانسیپٹ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ تبدیلی اوپر سے نیچے جو ٹاپ ڈاؤن کہتے ہیں اور نیچے سے اوپر باٹم اپ دونوں طرف سے آنی چاہیے، تو it has to be in both directions۔ بات تو بالکل درست کر۔ اچھا علیزہ، ہم دیکھتے ہیں کہ جو کسان ہیں وہ موسمیاتی تبدیلی کے خلاف سب سے زیادہ ہمیں غیر محفوظ طبقہ دکھائی دیتے ہیں۔ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں اس سے مزید کون کون سا جو طبقہ ہے وہ متاثر ہوگا؟
किसान सबसे पहली लाइन पर खड़ा है, जो फ्रंट लाइन कहते हैं। मौसम की तब्दीली से जो एग्रीकल्चर साइकिल्स होती हैं वो पूरी तरह उलट पुलट हो चुकी हैं। कभी सख्त गर्मी फसल को जला देता है और तो कभी बेवक्त बारिश कटिंग के वक्त फसल तबाह कर देती है। सो इसने ना सिर्फ किसान को गरीब कर दिया है बल्कि पूरे मुल्क में एक फूड इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम पैदा कर दी है, जिसे कहते हैं ग़िज़ा की किल्लत। लेकिन इसके अलावा हमारा जो अर्बन पोर तबका है बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है और हो रहा है। वो लोग जो कच्ची बादियों में रहते हैं जहाँ गर्मी से बचने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है, उनके लिए हीट स्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा पैदा होती है। ख़वातीन पर भी इससे बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता है उन पर, क्योंकि जो देहाती इलाकों में पानी लेने के लिए ज़िम्मेदारी उनकी होती है अक्सर, और जो खुश्क साली जो ड्राफ्ट कहते हैं जिससे, उसकी वजह से उन्हें मीलों दूर जाना पड़ता है, पैदल चलना पड़ता है। तो ये सिर्फ एक माहौलियाती नहीं, इन्वायरमेंटली नहीं, बल्कि एक सोशल इकोनॉमिक मसला भी है। तो फिर बताइएगा कि ज़ाती तौर पर आप क्या समझती हैं, माहौल की बेहतरी के लिए क्या इक़दाम उठाने चाहिए? देखिए, ज़ाती तौर पे बहुत से हम एक्शंस ले सकते हैं, और मैं अक्सर जब मुझसे कोई सवाल पूछता है तो मैं जो 4 S होते हैं उन पर जोर देती हूँ, जो कि हर इंसान कर सकता है, उनकी एबिलिटी में है। तो देख लिया, नंबर 1 सेव एनर्जी, जिसका मतलब ये है कि बिजली का कम इस्तेमाल सिर्फ बिल कम नहीं करता बल्कि जो कार्बन एमिशंस होती हैं उनसे भी कम करता है। सोलर एनर्जी की तरफ मुंतकिल होने का एक बेहतरीन कदम है, और मैं देख रही हूँ कि बहुत से घर अब इस तरफ, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो वी नीड टू जस्ट कीप द मोमेंटम अप। नंबर 2 जो S है वो है स्टॉप प्लास्टिक। प्लास्टिक हमारी ज़मीन और समंदर को जहर आलूद कर चुका है। कपड़े के बैग्स इस्तेमाल शुरू करें, जो कि कुछ स्टोर्स में हैं, बट हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि प्लास्टिक का हम बिल्कुल यूज़ करना बंद कर दें। जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक होता है कि एक बार यूज़ किया और फिर उसे फेंक दिया। जो तीसरा S है उसे कहते हैं स्मार्ट डाइट, जो कि लोकल और मौसी फसलों को तरजीह देती है। फूड वेस्ट को ज़ीरो पर लाएं, क्योंकि जब आप ज़ाया करते हैं फूड तो वो जो खाना होता है वो मीथेन गैस छोड़ता है, जो माहौल के लिए सख्त नुकसानदेह है एक्चुअली। जो चौथा S है उसे कहते हैं स्पीक अप। आप जिस कंपनी में काम करते हैं या जहां आप बैठे हैं या जहां शॉपिंग करते हैं, उनसे आप सवाल करें कि आपका सस्टेनेबिलिटी प्लान क्या है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हमारा मकसद होना चाहिए कि एक रीजनरेटिंग लिविंग हम लोग इस्टेब्लिश करें, यानी ज़मीन से जितना ले रहे हैं उससे ज़्यादा हम उसे दे रहे हैं। क्योंकि अगर हमने ये नहीं किया तो हमारी जो आने वाली जनरेशन्स हैं, हमारे बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन और उससे भी आगे जो नस्लें हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक अलीज़े, ये जो फ़ोन इनका आपने जिक्र किया वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इस पर सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया अलीज़े याज़ हमारे साथ मौजूद थी। लेकिन जो बात हम कर रहे हैं उसको करने का मकसद यही है कि हर चीज़ की जिम्मेदारी या तो कुदरती आफत कहकर उस पर डाल दिया जाए या फिर हुकूमत की जिम्मेदारी है ये कह दिया जाए, ये काफ़ी नहीं है। हमें इंडिविजुअली अपना जो रोल है वो प्ले करना है अपने इर्द गिर्द के माहौल को बेहतर करने के लिए। तो जो हमारी जिम्मेदारी है वो हमें खुद से जरूर पूरी ये भी देखना चाहिए कि यही लोग जब मुल्क से बाहर जाते हैं तो कैसे जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं। इनको पता होता है कि सजाएं हैं, अगर आप कूड़ा फेंकेंगे, कूड़ा करकट कहीं फेंकेंगे, लोग बरहम होते हैं कि अगर आपने कोई रैपर कहीं पर फेंक दिया है, आप उठाकर खुद वो प्रेशर फील करते हैं कि किसी जगह पर। तो ये सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी अपनी जिम्मेदारी भी है कि इस पर अमल दरामद करें। वेलकम बैक। 2026 में हम दाखिल हो गए हैं और साल 9 की जो पहली मैराथन है इतवार को कराची में क्लिफ्टन के साहिल पर मुनक्किद हुई। सख्त सर्दी थी सी व्यू पर और वहां मुनक्किदा कराची मैराथन में 7000 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की है। BYD कराची मैराथन का निशान पाकिस्तान से आगाज हुआ था, जिसमें खवातीन और बच्चों समेत हजारों अफराद ने शिरकत की। मैराथन में हिस्सा लेने वाले जो रनर्स हैं उन्होंने सी व्यू से गोल्फ क्लब और फिर निशान पाकिस्तान वापसी का सफर तय किया। हाफ मैराथन के शुरका जो थे उन्होंने एक ही बार ये रास्ता तय किया, जबकि जो 42.2 किलोमीटर के जो रनर्स थे यानी फुल मैराथन के जो रनर्स थे उन्होंने ये 2 बार चक्कर लगाए। इवेंट में फुल और हाफ मैराथन के अलावा 5 किलोमीटर की जो फन रेस थी और इसके अलावा 10 किलोमीटर
की रैली भी हुई है। मर्दों की जो मैराथन थी वो इसरार खटक ने जीती है। दूसरे नंबर पर मेरे एक दोस्त हैं हमास मिनाज, वो आए हैं। और इसके साथ साथ विमेंस कैटेगरी में सारा लोधी और कोकब सरवर छाई रही हैं। विमेंस हाफ मैराथन कोकब सरवर ने 1 घंटा 53 मिनट 57 सेकंड में मुकम्मल की है और मैराथन में 1000 खवातीन रनर्स ने भी हिस्सा लिया, जबकि 25 ममालिक के 30 आलमी शोहरत याफ्ता रनर्स भी शरीक हुए हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे हमारी चैंपियन मैराथन रनर कोकर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम कोकर, गुड मॉर्निंग, आप कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस, हमें बताएं कि ये जो कराची मैराथन का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका और कितना मुश्किल कितना आसान था ये आपके लिए? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। अब बात करते हैं कराची मैराथन की। कराची मैराथन इस साल 2026 ये तीसरा एडिशन था हमारा। हमने इससे पहले भी 2 सालों से कराची मैराथन हो रही है और अगर आप बात करें इसकी इम्प्रूवमेंट की तो एवरी ईयर दिस रेस इज इम्प्रूविंग, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ के पूरा उसका स्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑल्सो। रेस इटसेल्फ वाज बहुत अच्छी थी, मौसम बहुत अच्छा था। कराची का आप लोगों को अंदाजा है इस वक्त पूरे मुल्क में तो शायद थोड़ी ज्यादा सर्दी होगी, कराची में एक प्लेजेंट वेदर है इस वक्त। तो एक रनर के लिए आई थिंक ये आइडियल वेदर होता है, ना बहुत सर्दी है ना बहुत गर्मी है, एक अच्छा वेदर था। सो रेस के अंदर मुझे पर्सनली बहुत मजा आया। उसके अलावा मुझे जितने शुरकात थे उनको देख के और भी ज्यादा मजा आया, क्योंकि अगर आपने जैसे अभी खुद भी जिक्र किया तकरीबन 6 से 7 हजार लोग थे जिन्होंने इस रेस के अंदर पार्टिसिपेट किया। और हर एज के वैसे कोकब हमने देखा है कि काफी तब्दीली आई है और गुज़िश्ता साल की निस्बत इस बार तकरीबन आधे लोग ज्यादा थे, यानी गुज़िश्ता साल तकरीबन 3000 साढ़े 3000 के करीब लोग थे और इस बार हमने देखा 7000 लोग थे। जी बिल्कुल, कम्युनिटी माशाल्लाह से बहुत ग्रो कर रही है और आई थिंक इसके अंदर जो भी इसकी मैनेजमेंट के पीछे लोग हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब तक आप लीड बाय एग्जांपल नहीं होते तब तक आई थिंक लोग उस चीज को उतना फॉलो भी नहीं कर रहे होते। और फिर जब आपके शहर के अंदर इतनी अच्छी रेस हो रही हो जिसके इंतजामात इतने अच्छे हो तो लोग क्यों नहीं बाहर निकलेंगे। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि पिछले साल कोई इसका काउंट था तकरीबन 3500 के करीब और इस वक्त अब हम डबल के ऊपर चले गए हैं जो कि है 7000 के करीब। और ये कोई छोटी बात नहीं है, खास तौर पे हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए, हमारी सिटी कराची के लिए, जहाँ पे लोग बाहर निकलने से डरते हैं, लेकिन एक इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए सुबह 6 बजे वहाँ पे सब लोग मौजूद थे इस रेस में हिस्सा लेने के लिए। तो ये बहुत पॉजिटिव साइन है ओवरऑल शहर के लिए और आई थिंक जो कम्युनिटी ग्रो कर रही है उसके लिए ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बिल्कुल है। और खास तौर पर कोकब मैं ये आपसे जानना चाह रही हूँ कि जिस तरीके से खवातीन की पार्टिसिपेशन थी, हर चीज़ को अगर साइड पर रखा जाए कि टाइम कितनी देर में किसने कंप्लीट किया किसने नहीं किया और किसको कितना वक्त लगा इसे मुकम्मल करने में, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ खवातीन की जो पार्टिसिपेशन थी वो भी पिछली बार से बहुत ज़्यादा थी, इस बार उसको कितना खुशाइंद है ये, इस पर आप क्या कहेंगी? अगर आप मुझसे जाती तौर पे पूछें, जैसे आपने मेरे इंट्रो में भी बताया कि मैंने खुद हाफ मैराथन के अंदर विन किया और मैं फर्स्ट आई हूँ, बट अगर आप जाती तौर से मुझसे पूछें कि मेरे लिए ज्यादा खुशी की क्या बात रही तो मैं ये कहूँगी कि मेरी उस विन से ज्यादा मेरे लिए प्राउड मोमेंट ये था इतनी ज्यादा खवातीन को वहाँ पे दौड़ते हुए, बिकॉज इट वाज अ टाइम जब मर्द हजरात भी और स्पेसिफिकली खवातीन घर से बाहर निकलने में थोड़ा हेजिटेट करती थी, डरती थी। लेकिन अगर आज सारी खवातीन इतना एक बड़ा काउंट बाहर निकल के इन तरह के इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है तो आई थिंक दैट इज द प्राउडेस्ट मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर मी, फॉर यू, कि हम सेफ फील कर रहे हैं। हम कराची की सड़कों के ऊपर इतनी सुबह में बाहर निकले हैं और अपनी फैमिलीज के साथ या अपने गोल्स को मीट करने के लिए, मेरे अपने गोल्स है, इसी तरीके से और भी बहुत सारी लड़कियां थी जिनसे मेरी बातचीत भी वहाँ पे होती रही है, जिनके हर किसी ने अपना एक गोल सेट किया होता और उस गोल को मीट करने के लिए वो आज इस इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर रही थी। राइट, तो मुझे लगता है कोकब एक ड्यू क्रेडिट तो आपको भी जाता है क्योंकि आई हैव सीन यू देयर, आप जमजमा पार्क में जो है वो प्रैक्टिस करती रहती थी और ख़ुद को इम्प्रूव करती हुई नज़र आती थी और इसके साथ साथ मैंने सीव्यू पे भी आपको रन करते हुए देखा है। तो मुझे अंदाज़ा है इस बात का कि आप उस वक्त रनिंग कर रही थी जब कोई रनिंग नहीं कर रहा था, खासकर खवातीन की अगर बात करें तो एक कम्युनिटी डेवलपमेंट का क्रेडिट तो आपको भी जाता है। बहुत शुक्रिया, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मेरा पूरा एक जर्नी रहा है। मुझे याद है कि जब मैंने आज से 4-5 साल पहले रनिंग शुरू करनी थी तो एक्चुअली में वाकई कोई नहीं था, बहुत छोटा सा हमारा ग्रुप था सीव्यू रनर के नाम से
اور میں شاید ان کے گروپ کا پہلا فیمیل ممبر تھی. میں خود بھی بہت ہیزیٹنٹ تھی کہ میں کس طرح سے کروں گی, کر بھی پاؤں گی یا نہیں کر پاؤں گی. اور آپ نے بالکل صحیح کہا, اس کی ٹریننگ بہت ہماری ٹف ہوتی ہے کسی بھی ریس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے. ایون زمزمہ پارک کے اندر یس میں بہت ریگولرلی جاتی ہوں, پھر اپنے گروپ کے ساتھ کبھی رمادہ کی سڑکوں پہ, کبھی سی وی کی سڑکوں پہ وہ میری ٹریننگ رہتی ہے. اور اس کے بعد یس ایکچولی بہت ساری لڑکیوں نے میرے ساتھ کنیکٹ بھی کیا, مجھ سے بات ہوتی ہے. تو میرا رول جو وہ یہی ہوتا ہے کہ ان کو ایک کمفرٹ دینا کہ کس طرح سے میں یہ ساری چیزیں کر رہی ہوں اور ہاؤ یو کین آلسو فالو دس. تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم سب نے مل کے, میں نے, میرے گروپ نے, میری مینجمنٹ ٹیم نے, ہم سب نے مل کے اس کمیونٹی کو ڈیولپ کیا ہے. اور اس کے اندر جو آج جب ایک بڑا خواتین کا نمبر اسپیسیفکلی اینڈ اوور آل ایون مردوں کا بھی یا ینگسٹرس کا بھی ہم دیکھتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے. بالکل صحیح. اور اس میں خاص طور پر جس طرح سے ہمارے ملک کے تو لوگ حصہ ہی لے رہے ہوتے ہیں, انٹرنیشنلی جب لوگ آ کے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو اور ہمارے لوگوں کا بھی مورال بلند ہوتا ہے. ہمارے ساتھ اپنی کوکب رننگ جو جرنی ہے وہ تو ذرا شیئر کریں, کب سے یہ سلسلہ شروع ہوا؟ ماشاءاللہ 5 اسٹار میراتھن رنر ہیں, کیسا ایکسپیرینس رہا ہے اب تک کا, ہمارے ساتھ شیئر کریں, آگے کی کیا پلانز ہیں؟ میں بہت چھوٹی سی سمری آپ لوگوں کو کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. میرا جرنی بہت انٹرسٹنگ ہے. بیسکلی کچھ لوگ جانتے بھی ہیں اور کچھ نہیں بھی جانتے. کچھ لوگوں کو شاید یہ لگتا ہے کہ جب میں دیکھتے ہیں کہ اچھا آئی ایم اے 5 اسٹار میراتھن رنر تو شاید میں بچپن سے چیزیں کرتی ہوئی آ رہی ہوں, بٹ ایکچولی ایسا بالکل بھی نہیں ہے. میرا تعلق بھی ایک بہت متوسط طبقے سے تھا جس کے اندر اس طرح کی اپارچونیٹیز کا ایکسپوجر ہی نہیں ملتا تھا. تو یہ میں نے ساری چیزیں جب میرا اپنا, اب ماشاءاللہ میرے بیٹے کی عمر 15 سال ہے, جب وہ 8-9 سال کا تھا اس وقت میں نے یہ چیزیں ڈسکور کرنا شروع کی. سو میں رننگ کرتی ہوں, اور ادر دین دیٹ میں ہماری پاکستان سائیکلنگ اکیڈمی کے نام سے سائیکلنگ کی ٹیم ہے, میں اس کا بھی پارٹ ہوں. تو میں سائیکلنگ بھی کرتی ہوں. نیشنل لیول پہ میں نے سائیکلنگ میں بھی میری کچھ ونز ہیں. میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ بھی کیا ہوا ہے تھائی لینڈ میں ایشین چیمپئن شپ میں. ریسز کا آپ نے جیسے ابھی ذکر کیا کہ 6 دنیا کی بڑی ورلڈ میجر میراتھنز ہوتی ہیں, ان میں سے 5 میں کر چکی ہوں. سو میرا بیک گراؤنڈ یہ نہیں تھا, بٹ پچھلے 4-5 سالوں میں ود ایوری ڈے ایفرٹ اینڈ بینگ دا کنسسٹنٹ آئی ہیو کم سو فار. اور یہ ساری اچیومنٹ اس وقت آئی ہیو ٹیکن الحمدللہ. تو ویسے تو کنگریچولیشنز, آپ نے بہت کم عرصے میں اور بہت ساری ذمہ داریوں کے ساتھ جو ہے یہ اسے اچیو کیا ہے. لیکن اب جو لوگ, جو خواتین, جو مرد آپ کو دیکھ رہے ہیں اور اب پلان کر رہے ہیں کہ وہ بھی کسی ایسے ایونٹ میں شرکت کریں گے, کیا سجیسٹ کریں گے ان کو؟ میرا سمپل ہی ایک ہی چیز ہے جو میں سب کو شاید کہتی ہوں. آئی تھنک ایک تو یہ کبھی بھی نہیں سوچیں کہ میں نہیں کر سکتا یا بہت لیٹ ہو گیا ہے, اب ایج کے حصے میں اس حصے میں کیسے کریں. I think whenever you realize that you want to do this thing, that's the right time, that's the first day and that's the right day. So ایک یہ چیز کبھی بھی نہیں سوچنی چاہیے. جب بھی آپ کو کسی بھی چیز کا شوق ہے, کسی بھی چیز کا ایمبیشن ہے, پلیز گو فار دیٹ. اینڈ سیکنڈلی جب آپ کرنا شروع کر دیں, بی کنسسٹنٹ. جب تک آپ کنسسٹنٹ نہیں ہوں گے اٹ ول بی ویری ٹف ٹو اچیو یور گولز. خواب دیکھنا ہر کسی کا حق ہے, میرا بھی ہے, آپ کا بھی ہے, ہم سب خواب دیکھتے ہیں. ان خوابوں کو پورا کرنا کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے. ہم ایکسٹرنل چیزوں کے اوپر کبھی بھی بلیم نہیں کر سکتے کہ میں اس وجہ سے نہیں کر سکتا یا اس وجہ سے نہیں کر سکتی. تو رائٹ کوکب, تو پھر کتنا امپورٹنٹ آپ سمجھتی ہیں, آپ کتنا امپورٹنٹ سمجھتی ہیں کہ ایسے کسی ایونٹ میں ضرور شرکت کرنی چاہیے, چاہے وہ کسی بھی لیول پر ہو؟ جی بالکل, کبھی بھی اس چیز کو بھی نہیں دیکھتے کہ کوئی انٹرنیشنل ایونٹ ہوگا تو اسی کو ہم اٹیمپٹ کریں گے. ہمارے اپنے ملک کے اندر چھوٹے چھوٹے اتنے ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں, لوکل ریسز ہو رہی ہوتی ہیں, جہاں بھی آپ کو موقع ملے آپ پلیز اس کے اندر ضرور پارٹیسپیٹ کریں. یہ چھوٹی چھوٹی ریسز ہی آپ کو کانفیڈنس دیتی ہیں اور آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ یہ چیز کر سکتے ہیں. اور اگر سم ٹائم آپ کو کوئی ایونٹ نہیں بھی مل رہا ہو تو بھی آپ ضرور اپنی ٹریننگ کو ضرور کنٹینیو رکھیں. اینڈ ٹرسٹ می, اس وقت آپ کسی بھی شہر میں, چاہے کراچی, لاہور, ملتان, ہر جگہ آپ کو اس طرح کے لوکل ایونٹس ملیں گے. سو ڈونٹ ویٹ فار دس تھنگ کہ کوئی انٹرنیشنل ایونٹ ہوگا تو میں اسی میں پارٹیسپیٹ کروں گا. جہاں آپ کو موقع ملے, جیسے ابھی ہمارے شہر میں کراچی میراتھن, it was one of the fantastic event I have attended, بالکل انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا. سو جہاں بھی آپ کو موقع ملے پلیز ان ایونٹس کے اندر ضرور جائیں. You will enjoy and you will have good time.
बेशक ऐसी ही बात है। और कोकब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। बिल्कुल ठीक कह रही है कोकब, एक ऐसी सरगर्मी है जिसमें ना सिर्फ आपकी सेहत अच्छी होती है बल्कि आपको एतमाद भी आता है अपनी शख्सियत पर। और देखिए कि ये अब प्रोफेशनल्स की हद तक महदूद नहीं रहा, ये सराहियत करता चला जा रहा है मुआशरे में, और हर उम्र के लोग जो है इस पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप पीछे क्यों रहे? ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। जरा मौसम की कुछ बात कर लेते हैं, धुंध की बात कर लेते हैं। धुंध ने पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा को घेर लिया है। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद है। और आइंदा आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है, क्या आइंदा आने वाले दिनों में बारिश का कोई इम्कान है, जिसका हम सबको इंतजार है, इस हवाले से हमने बात करनी में ज्वाइन कर चुके हैं इरफान विर्क साहब, डिप्टी डायरेक्टर मेट डिपार्टमेंट है। अस्सलाम वालेकुम इरफान विर्क साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसे हैं आप? इरफान साहब, जानना चाहेंगे कि मुल्क का मौसम कैसा रहेगा, मजीद सर्दी की शिद्दत में इजाफा एक्सपेक्टेड है? देखिए, अभी जो है पंजाब के बेशतर अजला में जो है वो धुंध की कैफियत है, तो दिन के दर्जा हरारत जो होंगे वो मामूल से कम रहेंगे, जिससे दिन में जो है ना वो सर्दी की शिद्दत में जो है ना वो इजाफा ही रहेगा, लेकिन जो आपके कम अज कम टेम्परेचर होंगे उनमें थोड़ा सा इजाफा हो सकता है। अच्छा, तो इरफान साहब, जो बारिशों का इम्कान है उसके हवाले से ज़रा बताइएगा। हम दिसंबर में तो इंतज़ार करते रहे कि बारिश होगी, लेकिन बारिश उस तरीके की बारिश नहीं हुई जिसका हमें इंतज़ार है। तो जो सर्दियों की प्रॉपर वाली बारिश है उसका कब से इम्कान है? जी इरफान साहब, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा बताइएगा। इरफान साहब से रब्ता हमारा मुनक़ता हुआ है, कुछ मसाइल हैं, उसको जब तक रिजॉल्व करते हैं। तो वो मैं जो इस बारिश का जिक्र कर रही हूँ वो हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी भी खुश्क सर्दी है और उसी की वजह से हम मुतासर हैं, और ये जो बीमारियाँ फैल रही हैं उसी की वजह से ये फैल रही हैं। एक्सपेक्टेशन तो कि बारिश होगी, और कई बार जो है महकमा मौसमियात की तरफ से जो एडवाइजरी आई है उसमें बताया भी गया कि बारिश इस मौके से जो है खासकर एंड ऑफ द ईयर जो है बताया गया था 2 जनवरी तक एक्सपेक्टेड था कि बारिशें हो सकती हैं, इम्कान है। लेकिन लाहौर में तो कोई ऐसी बारिश नहीं हुई, हल्की फुल्की बूंदाबांदी होती रही है। और उसके बाद हमने ये देखा है कि मुल्क के बलाई इलाकों में तो बर्फबारी हो रही है, वहां पर तो एक्सपेक्टेड भी था, मौसम तब्दील होना भी था। इरफान साहब, बारिश का हम जिक्र कर रहे थे, जरा बताइएगा। देखिए, बारिश के अभी जो है ना वो नहीं लग रहे, अगले आने वाले 4 से 5 रोज जो है ना वो बारिश के कोई चांसेस नहीं है। और जो मैदानी इलाके होंगे इसमें धुंध जो है ना वो बदस्तूर कायम रहेगी, और जबकि जो पहाड़ी इलाके होंगे यहाँ पर शदीद सर्द मौसम होगा। राइट, और कराची का मौसम कैसा रहेगा? देखिए, कराची का मौसम में अभी कोई रद्द-बदल नहीं आने वाला, कोई ऐसी सर्दी या कोई ऐसी सर्दी की लहर जो है ना वो अभी कोई ऐसी कराची में नहीं है। और जैसा वो टेम्परेचर कराची में 12-13 कम से कम टेम्परेचर जो है चल रहे हैं, तो इसी रेंज में रहेंगे। इरफान साहब, ये एक सिस्टम बताया गया था कि बलोचिस्तान से दाखिल हुआ है, और एक्सपेक्टेशन थी कि एक दूसरा सिस्टम भी दाखिल होगा, उसके हवाले से क्या अपडेट है? देखिए, अभी जो एक छोटा सा सेल जो है वो गिलगित बल्तिस्तान और पहाड़ी इलाकों में था, उसमें कुछ इलाकों में चंद मकामात पर जो है ना वो बारिश की है और बर्फबारी की है। वो 1 या 2 रोज है 4-5 तारीख में, और अब वो जो है ना आज वो काफी हद तक पाकिस्तान के इलाकों से निकल गया है। इसके अलावा वो पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में असर नहीं हुआ। अच्छा, तो इरफान साहब को कोई खास एडवाइजरी है वो लोग जो ट्रैवल करना चाह रहे हैं, खासतौर पे नॉर्दर्न एरियाज की तरफ, जहां आपने बताया कि वहां पर रेनफॉल भी एक्सपेक्टेड है, वहां पर स्नोफॉल भी हो रही है, तो उस हवाले से? देखिए, अभी तो जो सैर सियाहत के इलाके हैं, कागान, नारान, मरी, नकिया गली, यहाँ पर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ वक्त के लिए आज शाम को कोई जुज़वी अबरआलूद मौसम हो जाएगा, और कश्मीर वाली साइड से थोड़ा बहुत जो है ना वो बर्फबारी और बारिश भी हो जाएगी। तमाम बाकी इलाकों में कोई ऐसी ये सिचुएशन नहीं है, और आने वाले दिनों में इन इलाकों में भी मौसम सर्द और खुश्क ही होगा, शदीद सर्द होगा। इसलिए पर जाने वाले हैं वो जो या बर्फबारी एंजॉय करना चाहते हैं, तो उनके लिए यही है कि आने वाले दिनों में कोई बर्फबारी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। राइट, इरफान साहब बहुत बहुत शुक्रिया मौसम का हाल बताने के लिए। मुल्क में मौसम मजीद सर्द होगा, अभी बारिश की भी तवक्को नहीं जाहिर की जा रही है। एक सिस्टम जो बलूचिस्तान से दाखिल हुआ था वो भी पाकिस्तान से निकल चुका है, तो एक्सपेक्ट कीजिए कि सर्दी बढ़ेगी, और उसके साथ साथ ये जो फॉग है इसने भी अपने डेरे जो है वो बसाए हुए हैं, यहाँ पर रहेंगे।
लेकिन इसके साथ साथ शो के इख्तिताम पर हम चाहेंगे कि एक ट्रिब्यूट पेश करते चलें, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन दूसरों की जान बचाने के लिए जो जीता है उसको ट्रिब्यूट पेश करना बहुत बहुत ज़रूरी है। अपनी जान कुर्बान कर देने का जज्बा बहुत कम लोगों में होता है। एतजाज़ हसन भी उन्हीं लोगों में शामिल हैं। एतजाज़ हसन ने भी उसी जज्बे का मुजाहरा करते हुए 11 साल कबल जाम शहादत नोश किया था। 6 जनवरी 2014 को हंगू में गवर्नमेंट हाई स्कूल इब्राहिम ज़ई के 9वीं जमात के तालिब इल्म एतजाज़ हसन ने स्कूल के अंदर एक मशकूक शख्स को जाते हुए देखा तो उसे रोका, तो खुदकुश हमलावर ने स्कूल के मरकजी गेट पर खुद को धमाके से उड़ा लिया था और उस वाक़े में एतजाज़ ने अपनी जान तो कुर्बान कर दी, लेकिन स्कूल के अंदर जो मौजूद 400 से ज़ायद तलबा थे उनकी जानों को बचा लिया। जी हाँ, एतजाज़ हसन की इस बहादुरी पर तमगा शुजात से भी उसे नवाजा गया। एतजाज़ ने जुर्रत और बहादुरी की जो आला मिसाल कायम की है उसे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा और इसी तरीके से याद किया जाएगा। छोटा सा ट्रिब्यूट था, हमने उसको पेश किया है। अभी हम आएंगे इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।